बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एसके मेडिसन। तो स्टार्ट करते हैं। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें वी ओवर क्यू रेशो कम हो जाती है। वी ओवर क्यू रेशो कम होना डैट मीन्स डैट वेंटिलेशन का कम होना, और वेंटिलेशन कम होती है पल्मोनरी एडीमा में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में परफ्यूजन ज़ीरो होगी और वी ओवर क्यू रेशो ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर। अब इसका आंसर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट आंसर शुड बी एल्वियोलर डेड स्पेस। क्लियर। एक पेशेंट है जो कंप्लेन कर रहा है शोल्डर पेन का। अच्छा, जो डेड स्पेस होती है उसमें तो वेंटिलेशन ज़्यादा होती है, तो ये भी तो नोट करना आपने। क्लियर। तो नेक्स्ट इज अ पेशेंट कंप्लेन ऑफ शोल्डर पेन व्हेन ट्राइंग टू कॉम्ब हेयर, यानी उसको क्या हो चुका है, प्रॉक्सिमल मसल की वीकनेस हो चुकी है और वो एबडक्शन को इनिशिएट नहीं कर पा रहा। डेट मीन्स सुप्रास्पाइनेटस मसल का मसला है, जो 0 से लेकर 15 डिग्री तक होती है वो सुप्रास्पाइनेटस करता है। 15 से लेकर 90 वाला डेल्टॉइड होता है। 90 से ऊपर वाला सेराटस एंटीरियर एंड ट्रैपीजियस होता है। एक बंदे को मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर है तो रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी। क्लियर। और रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, रिस्ट की एक्सटेंशन नहीं हो पाएगी। एक पेशेंट को ड्राई आइज है और ड्राई स्किन है और नाइट ब्लाइंडनेस है। बाइटोड स्पॉट है, डेट मीन्स जीरो ऑफ्थैल्मी है। दिस इज ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। अल्कोहलिक पेशेंट है, कन्फ्यूजन, एटेक्सिया, निस्टैग्मस है, B1 की डेफिशिएंसी है। दिस इज कॉल्ड वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी। 25 ईयर ओल्ड एथलीट फॉल ऑन आउटस्ट्रेच आर्म और उसको शोल्डर पेन हो रहा है विद अ लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। और शोल्डर ज्वाइंट की एंटीरियर डिसलोकेशन हो चुकी है। शोल्डर ज्वाइंट की एंटीरो इन्फीरियर डिसलोकेशन होती है। हिप ज्वाइंट की पोस्टीरियर डिसलोकेशन होती है। और एंटीरियर डिसलोकेशन हो गई है तो कौन सा लिगामेंट डैमेज है, आंसर इज ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। क्लियर कट क्वेश्चन है, क्योंकि शोल्डर ज्वाइंट को ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट कहते हैं। और शोल्डर ज्वाइंट की डिसलोकेशन में कौन से नर्व डैमेज होती है, एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है। एक पेशेंट है जिसको गर्ड है, गर्ड की वजह से जो साल्मन कलर्ड म्यूकोजा अबव द गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन है, गर्ड की वजह से इसोफेगस के एपिथेलियम चेंज हो गया है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस से इंटेस्टाइनल कलमनर मेटाप्लेजिया हो गया है। दिस इज कॉल्ड बैरेट इसोफेगस और इसको मेटाप्लेजिया कहते हैं। एक पेशेंट है जिसको मार्फोनाइट हैबिटस है और लेंस की डिसलोकेशन है। यहाँ तक पढ़ा है तो मेरे जहन में दो डिफरेंशियल आते हैं, मार्फन सिंड्रोम एंड होमोसिस्टिन यूरिया। तो लैब्स में के अंदर पता लगा होमोसिस्टिन का लेवल ज़्यादा है, तो दिस इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ होमोसिस्टिन यूरिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेस। क्लियर। तो जो होमोसिस्टिन यूरिया होता है ये प्रेजेंट करता है मार्फोनाइट फीचर के साथ, एक्टोपिया लेंटिस के साथ, और होमोसिस्टिन का लेवल ज़्यादा होता है। क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन में इंसिजन देते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिकोथायरॉयडमी। क्लियर। अब क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन से के पीछे कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और वो डैमेज होने के चांसेस कौन से, आंसर इज इसोफेगस। आगे कौन सा पड़ा है, थायराइड एंड ट्रेकिया। एक बंदा जिसकी पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी हुई है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी के बाद उसको स्वेटिंग पाल्पिटेशन होना शुरू हो गया। अभी जो स्वेटिंग और पाल्पिटेशन है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से है, और एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया इंक्रीज इंटेस्टाइनल मूवमेंट की वजह से है। दिस इज कॉल्ड डंपिंग सिंड्रोम। ये पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी की बात होता है। एक पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है फ्रॉम द गैस्ट्रिक अल्सर, और ये गैस्ट्रिक अल्सर पोस्टीरियर वाला स्टोमक है, तो ये ब्लीडिंग हो रही है सप्लीनिक आर्टरी से। क्लियर। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कब आंसर होगा, जब अल्सर लेज़र कर्वेचर पे होगा, एंगुलरिस इंसुजरा एंगुलरिस पे होगा। और गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी आंसर कब होगा, जब अल्सर पोस्टीरियर वाला डुडिना में होगा। साइट ऑफ कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, तो रट्टा मारना है लंबोकोस्टल ट्राइंगल या बोक्टेरिक हर्निया। लेफ्ट पोस्टीरो लैटरल हर्निया डिफेक्ट होता है जिसमें इंटेस्टाइन वाले कंटेंट थोरेसिक कैविटी में आ जाते हैं। वो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें सब ग्रुप्स बनाते हैं और सब ग्रुप में से सैंपल उठाते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्लियर। तो जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसमें हर इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। सिस्टमैटिक के अंदर आप सिस्टम बनाते हैं कि हर तीसरा बच्चा, हर चौथा बच्चा, क्लस्टर के अंदर पॉपुलेशन के छोटे छोटे ग्रुप्स क्लस्टर बनाते हैं और पूरा का पूरा क्लस्टर पिक कर लेते हैं। कन्वीनियंस के अंदर आप अपनी आसानी के हिसाब से सैम्पलिंग करते होते हैं, अपने आसानी से कि हॉस्पिटल से सैंपल मिल गया
इसके बाद एक बंदा था जिसको अपने बॉस पे गुस्सा था, यानी इसके बॉस ने बंदे पे गुस्सा किया और बंदे ने अपना सारा गुस्सा अपनी वाइफ पे उतार दिया। तो किसी और का गुस्सा किसी और पे उतार देना, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। 25 ईयर ओल्ड मैन जिसको फीवर है, हेडेक है, नेक स्टिफनेस है, मेनिंजाइटिस है, ग्लूकोज का लेवल कम है, प्रोटीन ज़्यादा है और न्यूट्रोफिल है, दैट मीन्स दिस इज़ एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जिसको पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कहती है। रट्टा मारना, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर ग्लूकोज कम होगा, न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे और प्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा होंगे, प्रेशर सब में ज़्यादा होता है। वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर लिम्फोसाइट्स हो गए लेकिन ग्लूकोज नॉर्मल है और प्रोटीन भी आलमोस्ट नॉर्मल है। जो टीबी और फंगल वाला होता है उसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं लेकिन ग्लूकोज का लेवल कम होता है। इसके बाद एक पेशेंट को सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस ऑफ राइट लेग है और यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी है। देखो राइट लेग का स्ट्रोक है और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, डैट मीन्स एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक है। राइट लेग है तो लेफ्ट एसीए का स्ट्रोक है। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मारना है। तो जो लेफ्ट अगर लेग की वीकनेस है और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो अपनी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में जाना है। अगर आर्म और फेस की वीकनेस है तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी में जाना है और अगर विजुअल सिम्पटम है तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में जाना है। 35 ईयर ओल्ड पेशेंट जिसको एस्थमा है, एस्थमा में ऐसी ड्रग देंगे जो सिम्पैथोमिमेटिक होती है, आंसर इज कीटामीन, अदरवाइज हम प्रोपोफोल देंगे। एक पेशेंट को फ्रैक्चर ऑफ टिबिया है, जब भी लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर होता है तो पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है तो उसके लिए आपने ओपियाइड्स देने हैं, मॉर्फिन देनी है। सही हो गया। नेक्स्ट इज जो मोंटिलिकास्ट होती है, ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। एक बंदा जिसको किडनी पेल्विस में है, मतलब इसके एब्डोमेन में नहीं है, फ्लैंक में नहीं है, पेल्विस में है, तो इसमें जो डाई होगी वो लेट अपीयर होगी किडनी के अंदर। तो बेस्ट आंसर इज बी, एनोमलस ब्लड सप्लाई कॉजेज डिलेड डाई एक्चुएशन, क्योंकि जो पेल्विक किडनी है उसकी ब्लड सप्लाई डिफरेंट होती है। एक पेशेंट है जिसको SLE है, उसको DMRD दिया हुआ है। क्लियर? ठीक हो गया। तो कौन सी ड्रग SLE वाली जो प्रेगनेंसी में सेफ होती है, उसे SLE में क्या देते हैं? रूमेटाइड आर्थराइटिस में तो मिथोट्रेक्सेट देते हैं, SLE में आप स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं। क्लियर? और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी दे सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है। सही हो गया। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वो ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है, बाकी ड्रग टेराटोजेनिक होती है। वैसे आपने रट्टा मारा होगा कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर मेथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इस्तेमाल होती है। एक 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आ रहा है, डैट मीन्स इसमें प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन होगी, पूरी बॉडी में स्वेलिंग है एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से, प्रोटीन नहीं खा रहा, पीटिंग एडीमा है, फ्लैकीमेन डर्मेटाइटिस है, हेपेटोमेगैली है, तो ये कवाशी ऑर्गन में देखने को मिलता है। 2 साल का बच्चा है जिसकी वेट फॉर हाइट -2.5 है। अगर ये 2 से लेकर 3 जी स्केयर में आ रहा हो तो ओके, तो उसको मेल न्यूट्रिशन के अंदर लेबल करते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? आई थिंक सो ये मॉडरेट वाली कैटेगरी में जाएगा। अगर मॉडरेट कब लेबल करना है? मॉडरेट जब लेबल करना है जब इसका वेट फॉर हाइट क्या बताता है? एक्यूट मेल न्यूट्रिशन को। क्लियर? अगर ये 2 या 3 के दरमियान है तो उसका मतलब है ये मॉडरेट है। क्लियर? सही हो गया। और अगर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस 11.5 से ज़्यादा है तो उसका उसने रूल आउट कर दिया है सीवियर मेल न्यूट्रिशन को। क्लियर? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो माँ से सारे बच्चों में जा रहा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ होता है जिसमें लेबर, हेरिडेटरी, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, मिलास, मर्फ आते हैं। क्लियर? इसके बाद है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखने के लिए आप सीरम एल्ब्यूमिन और ट्रांसफेरिन के लेवल्स कराते हैं। एक बंदा है जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई है, जिसमें CNS की डीमाइलिनेशन होती है और ओलिगोडेंड्रोसाइट अफेक्टेड होते हैं। ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन में M से मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहियन, ट्रांसमाइग्रेशन, फिर इसके बाद कीमोटैक्सिस, ऑप्सोनाइजेशन, फेगोसाइटोसिस, ये सारे स्टेप्स होते हैं। एक्रोमेगैली में जो इनिशियल टेस्ट होता है वो IGF-1 होता है और जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है वो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। ग्रोथ हार्मोन के लेवल नहीं कराने। एरिथ्रोमाइसिन की वजह से 2 साइड इफेक्ट हो गए, टॉर्साडिस्टी पॉइंटिस, कोलिस्टैटिक जॉन्डिस हो जाएगा और इसके अलावा ये क्या करवा देती है? लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम का प्रोलॉन्ग कर देती है। और जो मैक्रोलाइट्स होती है ये आई थिंक सो ये साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर्स होती है। क्लियर? तो ये रट्टा मार लेना। इसके बाद आगे है एक बंदे को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ है, लैब्स में पता लगा सर्फेस एंटीजन पॉजिटिव है, ई एंटीजन भी पॉजिटिव है। तो जो ई एंटीजन है वो ये बताता है कि वायरस की रेप्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और ट्रांसमिशन रेट भी ज़्यादा है। गट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू में कौन से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं? आंसर इज M सेल्स, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं।
एक पेशेंट है जिसको लो फैट डाइट दी गई है, जब फैट कम खाएंगे तो डाइटरी फैट कम होगा, जिसकी वजह से काइलोमाइक्रोन्स कम हो गए। 22 ईयर ओल्ड मेल जिसको डेली हाई स्पाइकिंग फीवर है, साल्मन कलर्ड रैश है और सिमेट्रिकल पोलीआर्थराइटिस है। ये जो 3 फाइंडिंग्स है, पोलीआर्थराइटिस, रैश, फीवर, अगर ये 16 साल से नीचे वालों में हो तो ये आपने लेबल करना है जिया, जुवेनाइल इडियोपैथिक ओलिगो आर्थराइटिस। लेकिन अगर अडल्ट में है तो ये स्टिल डिजीज़ होता है। अगर एब्डोमिनल कंटेंट एब्डोमिनल कैविटी में नहीं जा पा रहे और वो सैक से कवर हो रहे हैं तो ये एम्फैलोसील होता है। तो एम्फैलोसील में जो कंटेंट्स होते हैं वापस नहीं गए और ये हर्निया से कवर होते हैं। गैस्ट्रोसाइसिस में एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट होता है और कवर नहीं होता। और अगर अम्बलाइकल रिंग में डिफेक्ट हो जो इंटेस्टाइन को प्रोट्रूड कराए तो ये अम्बलाइकल हर्निया होता है, जो कि डाउन में या हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है। 50 ईयर ओल्ड पेशेंट जिसको अनट्रीटेड सिफिलिस है, उसको डिफ़िकल्टी वॉकिंग है, लाइटनिंग पेन इन द लेग्स, यानी उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड न्यूरोसिफिलिस विच कैन कॉज टेप्स डोर्सालिस। क्लियर? तो ये क्यों होता है? जो ब्लेडर के लिगन है न्यूरोजेनिक ब्लेडर है। क्लियर? या ऑटोनॉमिक, असल में ये ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है जिससे ब्लेडर की टोन ख़त्म हो गई है। क्लियर? जो टेप्स डोर्सालिस होता है वो किसको डैमेज करता है? वो डोर्सल कॉलम को डैमेज करता है। इसके अलावा ऑटोनॉमिक फाइबर्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लेडर की टोन खत्म हो जाएगी, यूरिन की रिटेंशन हो जाएगी। इसके बाद जो न्यूरल क्रिस्टल्स होते हैं वो हार्ट के अंदर क्या बनाते हैं? एंडोकार्डियल कुशन बनाते हैं। इसके अलावा वो मेलानोसाइट्स भी बनाते होते हैं, कोनोट्रैंकल सेप्टम वगैरह ये भी बनाते होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं न्यूरल क्रिस्टल्स। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद 52 ईयर ओल्ड मैन जो कि फीमेल है जिसका इरेगुलर मेंसेस है, यानी 52 का मतलब है कि वो पेरीमेनोपॉजल पे आई हुई है और उसको 12 महीनों से या 1 साल से मेंसेस नहीं आया। इसका मतलब है मीनोपॉज आ गई है और मीनोपॉज के अंदर ईस्ट्रोजन कम होता है, FSH बढ़ जाता होता है। सही हो गया। इसके बाद आगे चलते सारा वही कहानी बताई हुई है। एक फिनोटिपिकली फ़ीमेल है कि नज़र तो वो फीमेल आ रही है, क्या पता अंदर से फीमेल ना हो, क्योंकि उसका जीनोटाइप 46XY है, उसको प्राइमरी एमेनोरी है, स्कैंटी प्यूबिक हेयर है, तो अंदर से उसका जीनोटाइप मेल है लेकिन वो फिनोटाइप फीमेल नज़र आ रही है। दैट मीन्स दिस इज़ एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। क्लियर? बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जो 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी है, 5 अल्फा रिडक्टेज में क्या होता है? DHT नहीं होगा, जिसकी वजह से मेल की विरिलाइजेशन नहीं होगी और पेशेंट में एम्बिगुअस जेनिटेलिया हो गए और प्यूबर्टी पर मस्कुलनाइजेशन देखने को मिलेगी। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? 45X0 फीमेल फिनोटाइप होता है, जो कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, इसमें फीमेल की विरिलाइजेशन देखने को मिलती है 46XX। क्लाइनफेल्टर में 47XXY होता है, मेल फिनोटाइप है, हाइपोगोनेडिज्म, लॉन्ग स्टेचर, गायनिकोमास्टिया देखने को मिलता है। अब जो न्यूरल क्रिस्टल्स होते हैं दे राइजेस फ्रॉम द न्यूरल फोल्ड्स। क्लियर? इसके बाद क्लिनिकल टेस्ट, एक क्लिनिशियन है जो क्रीमास्टिक रिफ्लेक्स को चेक कर रहा है, रूट वैल्यूज L1 L2 एंड नर्व इज जेनिटोफिमोरल नर्व। क्लियर? इसके बाद एक पेशेंट है जिसको 3 मंथ हिस्ट्री ऑफ मॉर्निंग स्टिफनेस है, 1 घंटे से ज़्यादा की है, सिमेट्रिकल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है, डेट मीन्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। स्क्रीनिंग के लिए आप RF चेक कराते हैं और कंफर्मेशन के लिए NT-CCP के लेवल्स चेक कराते हैं। मेमोरी लॉस हो रहा है तो उसका मतलब हिप्पोकैम्पस डैमेज है, हिप्पोकैम्पस डैमेज होगा तो एंटीरोग्रेड एमनीजिया है, और अगर डोर्सोमीडियल थैलेमस न्यूक्लियस इन्वॉल्व है तो रिट्रोग्रेड एमनीजिया होगा। 60 ईयर ओल्ड मैन जिसको डिजीनेस है, ECG में प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन ऑफ PR इंटरवल फॉलोड बाय मिस्ड बीट है, दैट मीन्स ये 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक, 2nd डिग्री AV ब्लॉक टाइप 2 है। टाइप 2 का भी टाइप 2 को मोबिट्स कहते हैं, मोबिट्स टाइप 1 है जिसको वेन की बैक फिनोमिना कहते हैं, 2nd डिग्री AV ब्लॉक है, वो भी मोबिट्स टाइप 2 वाला, मोबिट्स टाइप 1 वाला। टाइप 2 के अंदर तो यूनिफॉर्म होता है PR इंटरवल और एक बीट मिस हो जाती है। एक बंदा फ़ोन की वाइब्रेशन को फील कर पा रहा है ऑन द लोअर लिम्ब, तो जो ये वाइब्रेशन को कैरी करने वाला लोअर लिम्ब से न्यूक्लियस डोर्सालिस या क्लार्क कॉलम वगैरह कह सकते हैं। लॉस ऑफ विजुअल फील्ड इन बोथ आइज, लेफ्ट साइड की विजुअल फील्ड डैमेज हो चुकी है, इसका मतलब है राइट ऑप्टिक ट्रैक डैमेज हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इसने ऑप्शन में नहीं दिया, उसने ये कहा है कि मैकुलर स्पेयरिंग दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैकुलर स्पेयरिंग है इसका मतलब है ये ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर राइट ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स डैमेज है तो कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमिनोपिया होगा लेकिन मैकुलर स्पेयरिंग होगी। अगर लेफ्ट ऑप्टिक नर्व डैमेज है तो लेफ्ट साइड की कंप्लीट मोनोओकुलर विजन लॉस होगा। लेफ्ट ऑप्टिक कैज़्मा है तो उसका मतलब है कि बाईटेम्पोरल हेमिनोपिया होगा। राइट लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है, इसका मतलब है लेफ्ट होमोनिमस हेमिनोपिया, लेकिन मैकुलर स्पेयरिंग नहीं होगी। अगर टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व है लेफ्ट साइड का तो राइट
सुपीरियर क्वाड्रेंट टेनोपिया होगा, और अगर पेराइटल लोब होता तो इन्फीरियर क्वाड्रेंट टेनोपिया होता। अब जो वोल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है, इसमें पी आर इंटरवल क्यों छोटा हो जाता है? क्योंकि जो बंडल ऑफ कैंट होता है वो ए वी नोट को बाईपास कर जाता है, दैट इज़ वाई डेल्टा वेव देखने को मिलती है। 50-year-old पेशेंट जिसको जॉन्डिस है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है और लीवर के एंजाइम ज़्यादा है, क्लियर, ठीक हो गया। तो रट्टा मारना CBD के स्टोन्स में जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो कौन सी होती है? वो ERCP होती है, क्लियर। लेकिन रट्टा मारना जो डायग्नोस्टिक पूछे तो MRCP है, और जो ERCP होती है वो डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक दोनों होती है। नेक्स्ट इज़ 45-year-old पेशेंट जिसको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, एपिस्टेक्सिस है और उसका मुंह नहीं खुल रहा, एज ज़्यादा है और एक मैस है इंफ्राटेम्पोरल फोसा में, एज ज़्यादा है, तो ये नेजोफिरेंजियल कैंसर वाली ये में आएगा। जो जुवेनाइल नेजोफिरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा है 14 ईयर्स वाली में देखने को मिलता है। प्रोफ्यूज एपिस्टेक्सिस होती है, क्लियर। जो इन्वर्टेड पैपिलोमा है ये बिनाइन साइनो नेजल ट्यूमर है, यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कराएगा लेकिन कोई मैस वगैरह नहीं करवाएगा। बस कैंसर की निशानी है कि मैस होगा, ओल्ड एज की हिस्ट्री होगी, ऑब्स्ट्रक्शन वाला होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। A patient undergoes total gastrectomy for a gastric cancer, तो गैस्ट्रेक्टमी के बाद क्या देखने को मिलेगा? पैप्सिनोजन, HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर, इन सब की सिक्रेशन खत्म हो जाएगी स्टोमक से, बिकॉज ये पेराइटल सेल से या प्रिंसिपल सेल से प्रोड्यूस होते हैं। टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस, डैट मीन्स ये हॉर्नर सिंड्रोम है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन की लीजन है। एक बंदे को लोअर लिम्ब की पैरालिसिस है, एब्डोमिनल मसल्स की भी पैरालिसिस है, लेकिन डायाफ्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। डायाफ्राम की नर्व सप्लाई C3, C4, C5 होती है, क्लियर। C3, C4, C5 होती है, ये रट्टा मारना है, क्लियर। तो इसका मतलब है जो लीजन है वो डायाफ्राम से नीचे है, मतलब C3, C4, C5, C5 से नीचे ही लीजन हो सकती है। तो बेस्ट आंसर इज C7। अभी T1, T4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स तो चले गए, क्लियर। सुप्रावेल्वुलर अयोटिक स्टेनोसिस होती है, विलियम सिंड्रोम है, और इसमें क्रोमोसोम 7 इन्वॉल्व होता है, इलास्टिन जीन की म्यूटेशन देखने को मिलती है। ये कैसा कलर आ गया? डोपामीन एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरीली कॉज, तो डोपामीन से पहले होते हैं D2 रिसेप्टर, फिर उसके बाद आते हैं आपके बीटा रिसेप्टर, बीटा 1 जो कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाएगा, और अल्फा 1 जो वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा। हाउ डस ऑन्कोजेनिक वायरसेस कैंसर, तो कैंसर कैसे करवाती है? कैंसर के जो DNA है वो होस्ट के DNA में जाता है और सेल साइकिल को डिसरप्ट कर देता है। इन एथलीट्स डिक्रीज वेंट्रिकुलर फीलिंग ड्यूरिंग डायस्ली, तो असल में क्या होता है कि अगर जो एथलीट्स हैं उनमें हार्ट रेट क्या होता है? ज़्यादा होता है। जब हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो वेंट्रिकल फीलिंग ड्यूरिंग डायस्टोल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देते हैं ड्यू टू इन्हांस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट मेंटेन हो जाती है। और एक और बात रट्टा मारना कि रेस्टिंग कंडीशन के अंदर एथलीट्स का हार्ट रेट कम होता है। अ पेशेंट विद अ क्रॉनिक हार्ट फेलियर, उसका डिक्रीज कार्डिक आउटपुट है, तो क्या कंपनसेटरी चेंज होगा टू मेंटेन आर्टीरियल प्रेशर? तो जब भी कार्डिक आउटपुट कम होगी, ब्लड प्रेशर कम होगा, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चलेगी जो हार्ट रेट को, TPR को बढ़ा देगी, क्लियर। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। एक पेशेंट को टोसिस है और हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया है। टोसिस रट्टा मार लो ओकुलोमोटर नर्व के पास ही है, और ओकुलोमोटर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिप्लोपिया दोनों होता है। ट्रोक्लियर में वर्टिकल और एब्ड्यूसन में हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होता है। और चाइल्ड प्रेजेंट विद ट्रंकल एटेजिया, ट्रंकल का मतलब है कि सेरिबेलम का वर्मिस उड़ गया है, क्लियर। और ट्यूमर मिड लाइन ऑफ सेरिबेलम में वर्मिस का ट्यूमर है बच्चों में, तो ये मेडुलोब्लास्टोमा होता है जो कि वर्मिस को इन्वॉल्व करता है। सही हो गया। ये क्या था? आई थिंक सो मुझे कहीं और से ओपन करना पड़ेगा। ये कैसे सफ़े आ रहे हैं? अब ये सफ़ा मिस है, कोई नहीं, देखते हैं। ये किस हिसाब से तरतीब दिया है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। PDF फिफ्थ इवनिंग है तो हमने डिस्कस किया हुआ था सारा। आई थिंक सो यही पेपर है। ओके तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स ये कहाँ होता है? जो प्री सेंट्रल गायरस में मोटर कॉर्टेक्स होता है, सेंसरी कॉर्टेक्स पोस्ट सेंट्रल जायरस में होता है। अब पेशेंट प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर है, सीवियर चेस्ट पेन है और वाइट एंड मीडियास्टिनम है।
अब इसका बेस्ट आंसर मुझे आई नॉट एग्री विद डैट, इसने लिखा हुआ है कि ये एयोर्टिक डाइसेक्शन है। एयोर्टिक डाइसेक्शन ऐसे प्रेजेंट नहीं करता भाई, मेरे ख्याल से ये इनहेलेशनल लगता है, इनहेलेशनल एंथ्रेक्स लगता है, वूल सॉर्टर डिजीज़। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को एक्यूट MI है, डेवलप्स हाइपोटेंशन एंड साइंस ऑफ राइट वेंट्रिकल फेलियर, दैट मीन्स दैट इन्फीरियर वाल का MI है तो राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व हो जाएगी, सही हो गया, जो कि राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। जब राइट वेंट्रिकल का इन्फेक्शन होगा, राइट वेंट्रिकल की पंपिंग नहीं हो पाएगी, लेफ्ट हार्ट के पास ब्लड फ्लो कम आएगा, जिसकी वजह से प्री लोड कम होगा, हाइपोटेंशन होगी। जो पी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है ये ड्रग्स को बाहर भगा देती है, जिसकी वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होती है। ये डाइजॉक्सिन के लिए अप्लाई होता है और कैंसर वाले जो होती हैं उनके लिए।